So let's move forward towards another topic. हम start करने वाले हैं कि हमारी जो definition थी कि business is the combination of all the factors of production. When an individual combines land, labor, capital, and enterprise and takes the risk to start a business activity. So enterprise is the risk-taking ability which individual takes, and enterprise is known as one of the internal ability which can be developed, and this is known as the combining factor of production which combines the other factors of production. तो जब लैंड लेबर और कैपिटल है, एक इंडिविजुअल जब बंदा जब रिस्क लेने का सोचेगा तभी वो लैंड लेबर कैपिटल क्या करेगा, कंबाइन करेगा. All set. So we completed the factors of production. Now towards another topic which is also known as one of the basic topic जिसका रिफ्लेक्शन ओ लेवल से आपके पास आ रहा है, that is known as needs and wants. Now I want all of you to tell me that what are needs. जी बेटा, what are needs? Anyone? जी बेटा, I need a reply. What are needs? Anyone? Suhaib, Salman, Ahmed. Needs are known as the basic necessities, या फिर आप कह सकते हैं कि these are the things which are essential for living, without which human survival is not possible. इसका मतलब हमारे पास क्या है कि नीड्स हमारे पास बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है. इसका मतलब क्या है कि इफ एन इंडिविजुअल wants to survive on the planet, or if an individual wants to maintain the minimum standard of living in the society, so he needs to fulfill his needs. जो नीड्स की कैटेगरी है उसके अंदर बिल्कुल एसेंशियल और बेसिक नेसेसिटीज हमारे पास आती है. अब अगर कोई बंदा और इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई द नीड्स इन द सोसाइटी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ही और शी इज मेंटेनिंग द मिनिमम standard of living. If an individual satisfies all of the needs for the human survival, so he or she is maintaining the minimum standard of living. अब now what is minimum standard of living? Minimum standard of living maintain करने के लिए क्या क्या needs required है? Food, water, shelter, and clothes. Simply. So food, water, shelter and clothes जो है वो कैटेगरी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज और नीड्स में आते हैं हमारे पास. तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि ओ लेवल्स के अंदर हम पढ़ते हैं. अब नीड्स के बाद जैसे ही इंसान की नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लोथ्स, फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड, क्लीन एंड प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास, शेल्टर फॉर द क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लोथ्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल एंड द मॉरल वैल्यूज इन द सोसाइटी. ये सारी चीज़ें जब उसकी मेंटेन हो जाती हैं और वो उसे अचीव कर लेता है, उसकी फुलफिल हो जाती हैं, तो यहाँ पे अब इंडिविजुअल रन टूवर्ड्स दी वॉन्ट्स. अब वो भागना शुरू करता है बेटा किसकी तरफ? वॉन्ट्स की तरफ. नाउ व्हाट आर वॉन्ट्स? वॉन्ट्स आर नोन एज लग्जरीज. ठीक है. अब ये हमारे पास लग्जरीज की बात आ रही है हमारे पास, तो लग्जरीज हमारे पास एसेंशियल या इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल नहीं. अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे अपनी लग्जरीज को सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है. जो नीड्स की कैटेगरी के अंदर फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लोथ्स हैं, उसे उसे फुलफिल करना जो है वो मेरी नीड्स की कैटेगरी में आता है. और अगर मुझे सर्वाइव करना है तो दोज थिंग्स शुड बी सेटिस्फाइड. लेकिन वॉन्ट जो है हमारे पास क्या है बेटा? लग्जरीज है. लग्जरीज के बाद हमारे पास वॉन्ट जो है हमारे पास, दे आर unlimited in number. Now, how unlimited in number? If one satisfies, another takes its place. Simple.
अगर फॉर एग्जांपल बॉन्ड की एग्जांपल ली जाए तो हम उसके अंदर अपनी सारी जितनी ख्वाहिशात हैं उन सबको हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, ख्वाहिश जो होती है लग्जरीज। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर आईफोन 7 आईफोन 8 लॉन्च होता है तो मेरी वॉन्ट चेंज हो जाती है टुवर्ड्स एन आईफोन 8। आईफोन 8 पे खरीद लेता हूँ तो फिर आईफोन एक्स, फिर आईफोन एक्स के बाद आईफोन 11, देन आईफोन 12 और इसी तरीके से द साइकिल गोज ऑन। तो वॉन्ट का मतलब क्या है कि अनलिमिटेड नंबर का मतलब ये है कि इफ वन सेटिस्फाई अनदर टेक्स इट प्लेस, कि जैसे मैं अपनी एक बॉन्ड को सेटिस्फाई करता हूँ तो उसी टाइम पे तो मेरी दूसरी बॉन्ड क्रिएट हो जाती है। तो बाय कंज्यूमिंग द गुड, बाय कंज्यूमिंग द सर्विस, मेरी एक पर्टिकुलर बॉन्ड सेटिस्फाई होती है और अगेन उसी की टाइम पे उसी जगह पे कोई दूसरी बॉन्ड बेटा उसकी जगह ले लेती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, दे आर अनलिमिटेड इन नंबर। अब व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉन्ड? बॉन्ड की एग्जांपल में हमारे पास क्या है? मैं फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लोथ्स को ही अगर लग्जरियस वर्जन पे या मेगा वर्जन पे ले जाऊं, कि मैं फूड की जगह कहूँ कि मुझे केएफसी खाना है, मैं वाटर की जगह कहूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्वाफिना ब्रांडेड वाटर कंज्यूम करना है, मैं कहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की विसिनिटी के अंदर या पोश एरिया के अंदर रहूँगा, और मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं जो है वो अनब्रांडेड नहीं ब्रांडेड क्लोथ्स पहनूँ, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई बेटा? बॉन्ड्स में आ गई हमारे पास। तो केएफसी, एक्वाफिना, living in the vicinity of defense, branded clothes, these are known as the bonds and these are not the things that are essential for the human survival. अगर ये सेटिस्फाई नहीं भी होती तो ऐसा नहीं है कि मेरा सर्वाइवल ऑन दी अर्थ पॉसिबल नहीं। आई कैन सर्वाइव, आई कैन स्टिल सर्वाइव इफ आई फेल टू सेटिस्फाई वन ऑफ माई वांट। तो नीड्स और वांट में डिफरेंस क्या है कि नीड्स बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज हैं जिसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, और वांट जो है हमारे पास वो लग्जरीज में एंड दे आर अनलिमिटेड इन नंबर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? Ahmad, Salman, Suhaib, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's move ahead. अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि बॉन्ड्स हमारे पास अनलिमिटेड इन नंबर, तो हमारे पास बॉन्ड्स अनलिमिटेड एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है एंड बॉन्ड्स वी हैव दे आर अनलिमिटेड। So this is leading towards the problem of scarcity, which is known as the basic economic problem. अब इस चीज को यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा। Why it is known as the basic economic problem? Scarcity का जो वर्ड है ये तो सबको पता है कि scarcity क्या होती है, लेकिन further I am going to explain it. Wants unlimited है और resources limited है। इसका मतलब क्या है कि हाउ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड? क्या सर जो हमारे पास वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है हमारे पास, या दोज पीपल हु लाइज इन द कैटेगरी ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टडीज, हमारे पास बिल गेट्स हैं, इलॉन मस्क है, हमारे पास जेफ बेजोस है, these are the number of individuals who are in the list of the richest person on earth, लेकिन स्टिल दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें, इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट, दुनिया का अमीर तरीन आदमी इसके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी चाइना हो, रशिया हो, यूएस, रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं हमारे पास, आरामको हमारे पास, ऑयल ड्रिलिंग कंपनी है हमारे पास, इसी तरीके से टेस्ला है, इसी तरीके से एप्पल है, अमेजोन है, दीज बिजनेसेस डू ऑल्सो हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हाउ सर? हाउ दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज? बेटा हमारे पास जब वर्ड लिमिट का आता है तो लिमिट के अंदर हमेशा हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड लिमिट वी कैन नॉट स्पेंड और वी कैन नॉट एंजॉय, और उसके बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि भाई इलॉन मस्क है, उसकी जो टोटल वेल्थ है वो आई थिंक 168.5 बिलियन या 178.5 बिलियन है। सो 178.5 बिलियन डॉलर्स है, 178.5 बिलियन डॉलर्स खत्म, उसकी सारी रिसोर्स, उसकी सारी वेल्थ खत्म। तो अब मैं उससे रिलेट इस तरीके से करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि आज से आज अगर 4-5 साल के पीछे चले गए तो हमारे पास क्या होता था कि वी डू नॉट हैव इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, ये व्हाट्सएप और ये सब कुछ इतना नहीं था, या थे भी तो पीपल वर नॉट अवेयर। तो हम क्या यूज़ करते थे, हम नॉर्मली मैसेजेस को और टेक्स्ट मैसेजेस के लिए नॉर्मली जो सिम और टेली कम्युनिकेशन कंपनीज SMS की और टेक्स्ट मैसेजेस की जो फैसिलिटी देती है हम उसे यूज़ करते थे, और उस टाइम पे पैकेजेस होते थे 10,000 मैसेजेस, 15,000 मैसेजेस,
और फिर एक कैटेगरी ऐसी होती थी जिसके अंदर वो कहते थे अनलिमिटेड एसएमएस। अनलिमिटेड एसएमएस का मतलब क्या है कि आप 500 एसएमएस भी कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड मैसेजेस का मतलब क्या है कि देयर वाज नो एनी सेट लिमिट, देयर वाज नो एनी सेट क्वांटिटी। आप जितने भी नंबर ऑफ मैसेजेस करना चाहें आप कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज अनलिमिटेड। लिमिट का मतलब क्या है कि जब कोई वर्ड आ जाए, जब कोई क्वांटिटी आ जाए कि 178.5 बिलियन डॉलर खत्म। आफ्टर 178.5 बिलियन डॉलर उसके पास कोई भी वेल्थ, उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। तो लिमिट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि when there is mentioned quantity and the limit, so this will make a particular thing limited. Also, bonds हमारे पास unlimited हैं और resources हमारे पास limited हैं. So this is leading to the basic economic problem that is known as scarcity. अब what is scarcity? Scarcity का जो word आया है वो आया हमारे पास scarce से. Scarce का मतलब क्या है कि a particular thing which is in sufficient, और insufficient का मतलब क्या है कि a particular thing which is not enough. So what is not enough? We do not have enough resources to satisfy the unlimited wants. We have limited resources to satisfy the unlimited wants. So this is known as scarcity, the problem of scarcity. All said, beta, is it clear, Salman, Ahmed, Suhaib? जी सर। Suhaib, सर okay. Now let's move ahead. हमारे पास, let's take an example of a person. ठीक है, let's take an example of a person X. ठीक है, X has $5,000 and he has two options, option A and option B. अब ये $5,000 को स्पेंड कर सकता है ऑन अ दुबई ट्रिप, ठीक है, एंड नाउ एक्स has another option of spending these $5,000 on the या तो इस $5,000 को स्पेंड कर सकते हैं ऑन अ दुबई ट्रिप, या फिर इन $5,000 को स्पेंड कर सकते हैं ऑन द PS5 और पूरा उसको जो कंसोल पूरा सेट आता है विद ऑल द गैजेट्स एंड हेडफोन्स एंड ऑल इसके ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। तो ये टोटल इसके पास 5,000 रुपीज है। तो ये 5,000 जो डॉलर है, सॉरी रुपीज नहीं, $5,000 है, ये हमारे पास क्या लिमिटेड है अनलिमिटेड? ऑब्वियसली लिमिटेड है क्योंकि क्वांटिटी मेंशन है कि $5,000 है। तो अब इसका रिजल्ट अच्छा आता है, हिज फादर हैज गिवन हिम $5,000 चेक कि भाई ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड बिकॉज यू हैव स्कोर्ड गुड स्कोर इन योर ओ लेवल्स एग्जाम एंड ऑल। तो अब इसके पास दो ऑप्शन है कि वो ये $5,000 को स्पेंड कर सकता है ऑन अ दुबई ट्रिप, या फिर $5,000 को स्पेंड कर सकता है ऑन PS5 एंड एक्सेसरीज। ऑलसेट। अब अगर फॉर एग्जांपल क्या ये दोनों के ऊपर स्पेंड कर सकता है? नहीं, वो दुबई ट्रिप के ऊपर स्पेंड कर सकता है या फिर PS5 और एक्सेसरीज के ऊपर स्पेंड कर सकता है। वो दोनों चीजों के ऊपर स्पेंड नहीं कर सकता। अब उसकी बॉन्ड तो ये कि वो दुबई के ट्रिप पे भी चले और PS5 पे, क्योंकि बॉन्ड्स तो अनलिमिटेड है। अब यहाँ पे जो है उसके पास स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम है, उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है बिकॉज ही हैज $5,000। अब उसको या तो दुबई ट्रिप को चूज करना पड़ेगा या फिर PS5 को चूज करना पड़ेगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इफ ही चूजेस PS5 एंड द एक्सेसरीज, दैट इज ऑप्शन बी, तो वो इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक्स की क्या बन गई? चॉइस बन गई। क्यों चॉइस बन गई? क्योंकि इसने इस पर्टिकुलर चीज को क्या करा है? चूज करा है। लेकिन इसने दुबई की ट्रिप को क्या कर दिया? यहाँ पे दुबई की ट्रिप को इसने फॉरगो कर दिया। सो दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिंपली। So when an individual forgoes something against the choice, that foregone thing is known as opportunity cost. जो चीज आप forgo करते हो, that is known as opportunity cost, और जो चीज आप choose करते हो, that becomes your choice. Is it clear? अब opportunity cost हमारे पास क्या है? So now what is the definition of opportunity cost? ये चीज तो समझ में आ गई। जो चीज मैं चूज करता हूँ वो मेरी चॉइस होती है, और जो मैं forgo करता हूँ that is known as opportunity cost. What is opportunity cost? Yeah, how can we define opportunity cost? Opportunity cost is a real cost of choosing one thing
over and another, that is the next best alternative for one. अब बेटा एग्जाम के रिलेटेड थोड़ी सी बात करते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि पेपर वन सेक्शन ए के अंदर एग्जाम में आस्क यू द क्वेश्चन डिफाइन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज मेंट बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो यू हैव टू राइट डाउन दिस कंप्लीट डेफिनेशन. अगर आपने लिख दिया द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है. तो साउंड डेफिनेशन, फुल डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रियल कॉस्ट ऑफ यूजिंग वन थिंग ओवर एंड अनदर, दैट इज नोन एज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन. नाउ लेट्स ब्रेक डाउन दिस डेफिनेशन. हम इस पूरी डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं कि हाउ दिस डेफिनेशन वर्क्स और व्हाई दिस इज नोन एज द फुल डेफिनेशन. व्हाट डू यू मीन द वर्ड रियल कॉस्ट? जी बेटा, रियल कॉस्ट का मतलब क्या है? जी बेटा, एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल कॉस्ट? रियल कॉस्ट का मतलब हमारे पास ये होता है कि हाँ एक्चुअली के अंदर अगर वो दुबई की ट्रिप पे PS5 ऑप्शन डी को कंज्यूम करता है और चूज करता है, सो दिस इज द रियल कॉस्ट ऑफ फॉरगिविंग और फॉरगोइंग दुबई ट्रिप. ठीक है, तो दुबई की ट्रिप को जो फॉरगो कर रहा है, दैट इज द रियल कॉस्ट दैट ही इज लीविंग और ही इज फॉरगोइंग. तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द रियल कॉस्ट. कि आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक दूसरी चीज कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप दो चीजों को जो कंपेयर कर रहे हैं ना, वो फॉरगो जो कर रहे हैं वो सेम वैल्यू की या सेम वर्ड की होनी चाहिए. अब मैं कहूँ कि भाई एक बंदा जो है वो चूज कर रहा है दुबई के ट्रिप को और फॉरगो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल PS5 को. ठीक है, रिलेटेबल है. एक बंदा जो है वो टोयोटा को चूज कर रहा है, टोयोटा करोला को चूज कर रहा है और सिविक को फॉरगो कर रहा है. दोनों सेम वैल्यू के और रियल कॉस्ट है. अब मैं कहूँ कि एक बंदा जो है वो फॉर एग्जाम्पल दुबई के PS5 को कंपेयर करूँ विद द अपार्टमेंट इन दुबई. अब अपार्टमेंट इन दुबई जो है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. उसको अगर मैं PS5 के साथ कंपेयर करूँ तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है हमारे पास. तो अगर मैं कहूँ कि यार मैंने PS5 ले लिया, वरना मैं जो है दुबई के अंदर जो है ना वो एक मैंशन खरीद रहा था. ठीक है, लग्जूरियस एरिया ऑफ दुबई के अंदर, पोश एरिया ऑफ दुबई के अंदर. वो बोलेगा यार कैसी बात कर रहा है कि एक $1,500 $2,000 की या $5,000 की मैक्सिमम चीज़ है, उसको कंपेयर कर रहा है विद द लग्जूरियस अपार्टमेंट इन द दुबई. तो ये हमारे पास कोई कंपैरिजन ही नहीं है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा समझना जरूरी है कि दो चीज़ों को जिसको आप फॉरगो कर रहे हो, जिसको आप चूज कर रहे हो, दे शुड हैव एन इक्वल वैल्यू या फिर उससे रिलेटेड वैल्यू ही होनी चाहिए. चूजिंग वन थिंग ओवर एंड अनदर, दैट इज नोन एज द नेक्स्ट बेस्ट. अब वर्ड क्या लिखा हुआ है? द नेक्स्ट बेस्ट. तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ मैंने चूज करी है वो मेरे लिए दी बेस्ट है और जो मैंने फॉरगो करी है वो मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट है. सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई सेटिस्फैक्शन लेवल, जो चीज़ मैंने चूज करी वो मेरे लिए दी बेस्ट भी और जो मैंने फॉरगो करी वो मेरे लिए दी नेक्स्ट बेस्ट. This is the real concept of opportunity cost and this is known as the breakdown of the terminology opportunity cost. ये रियल कॉस्ट वाले एक कॉन्सेप्ट और दूसरा नेक्स्ट बेस्ट. अब ये जो एक्स बंदा है, एक्स बंदे की जो सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फैक्शन किसके अंदर है? ऑप्शन बी के अंदर. या जरूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन इंडिविजुअल बी, अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं तो कोई जो है वो ट्रैवलिंग फ्रीक है या उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद है, वो बोलेगा छोड़ो भाई PS5 दुबई के ट्रिप पे जाते हैं. लेकिन कोई बंदा जो है वो गेम फ्रीक है भाई, उसे बहुत फोर्टनाइट और PS5 और अलग अलग गेम्स खेलना पसंद है, तो वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे दुबई की ट्रिप पे नहीं आना, मुझे PS5. तो ये जो सेटिस्फैक्शन लेवल वाला है वो पॉइंट को समझना चाहिए कि सेटिस्फैक्शन लेवल वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल. हर बंदे को एक ही ऑप्शन अच्छा नहीं लगता. कुछ बंदे होते हैं जो सिविक को चूज करते हैं, कुछ बंदे होते हैं जो कि टोयोटा करोला को चूज कर देते हैं. सो दिस इज हाउ द सेटिस्फैक्शन वर्क्स. कि एक्स को सेटिस्फैक्शन है ऑप्शन बी के अंदर, तो वाई को शायद सेटिस्फैक्शन हो इन ऑप्शन ए. तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. और जरूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन सेम चीज में हो, इट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू another individual. जी बेटा, इज इट क्लियर? द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर हो गया? अहमद, उमर, सलमान, सुहेब, एवरीवन. जी सर.
फिर है सलमान, फिर है उमर, सुहेब, आ जाए. So we are done with the concept of opportunity cost. That what is opportunity cost? The next best alternative for gone. सही है. फिर हमने satisfaction वाले point को और definition को break down कर दिया. Now moving ahead to another related topic or the subtopic of opportunity cost. That opportunity cost varies with the economic agents. मतलब क्या है इसका? Opportunity cost varies with the economic agents. Now, first of all, who are known as the economic agents? कौन होते हैं economic agent? Agent का मतलब होता है a particular person who is representative of something or someone. ठीक है? Representative का मतलब. अब economic agent का मतलब क्या है? कि a person who actually works for the economy or without which economy cannot run. तो हमारे पास तीन लोग हैं और तीन ग्रुप्स हैं जिनके बगैर इकोनॉमी रन नहीं कर सकती एंड दे आर नोन एज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इकोनॉमी. और वेरीज का मतलब क्या होता है हमारे पास? वेरीज का मतलब होता है चेंज. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज करती है इकोनॉमिक एजेंट के साथ. कैसे? क्या मतलब है सर इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इकोनॉमिक एजेंट है वो तीन है. इस चीज को अंडरस्टैंड करें. नंबर वन इज नोन एज प्रोड्यूसर, second is known as consumer, and the third one is known as government. Producer किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कंज्यूमर इन्वॉल्व होता है इन स्पेंडिंग एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस कलेक्ट करके उसे स्पेंड करती है ऑन द पब्लिक गुड्स. ठीक है. प्लस दे आल्सो इम्प्लीमेंट द लीगल एनवायरनमेंट इन एन इकोनॉमी. ठीक है. दे मेक पॉलिसीज, दे मेक लॉज जो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर सबको फॉलो करते हैं. तो अगर ये तीनों ना हो, अगर फॉर एग्जांपल इसमें से एक भी मिसिंग हो, इफ देयर इज नो प्रोड्यूसर, सही है, तो कंज्यूमर कंज्यूम क्या करेंगे? इफ देयर इज नो कंज्यूमर, सो हाउ प्रोड्यूसर इज गोइंग टू जनरेट द रेवेन्यू? एंड कंसिडर इफ देयर इज नो गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी, हु इज गोइंग टू प्रोवाइड द पब्लिक गुड्स? सब तो प्राइवेटली गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे. तो ये जो स्ट्रीट लाइट रोड्स होंगे ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास होंगे. कहेंगे भाई इस रोड से गुजरने के भी पैसे देने पड़ेंगे, इस लाइट को भी कंज्यूम करने के पैसे देने पड़ेंगे, इस वाटर को जो हम यूज कर रहे हैं इसको भी कंज्यूम करने के पैसे देने पड़ेंगे. तो गवर्नमेंट जो है ये पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है. प्लस दे आल्सो इम्प्लीमेंट लॉज टू मेंटेन द बैलेंस इन एन इकोनॉमी फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. So let's start with the producer. Who is producer? Producer is an individual who is involved in the production of goods and services in the economy. अब जब उसे गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो वो यहाँ पे क्या करेगा? वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा इन दी एलोकेशन of resources. He is going to allocate the resources simply. Allocation of resources का concept होगा what to produce, how to produce, whom to produce. तो for example अगर मेरे पास land है, मेरे पास labor है, capital है, तो मैं उससे क्या चीज़ produce करूँ? उससे क्या चीज़ प्रोवाइड करूँ? किनके लिए प्रोवाइड करूँ? अमीर लोगों के लिए बनाऊँ, गरीब लोगों के लिए बनाऊँ? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर कि फॉर एग्जांपल एक वैकेंट लैंड है मेरे पास, एक प्लॉट है. तो अब जब मेरे पास एक वैकेंट लैंड प्लॉट है तो इसके अंदर ऑप्शन है कि आई कैन कंस्ट्रक्ट दी ट्रेड टावर और आई कैन कंस्ट्रक्ट दी अपार्टमेंट्स. हम ये जो अपार्टमेंट से किन के लिए बनाऊँ? फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्रेड टावर और अपार्टमेंट में से अपार्टमेंट को चूज कर लिया तो ट्रेड टावर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई. ठीक है. अपार्टमेंट अब किसके लिए बना रहा हूँ? अपार्टमेंट हाई लेवल इनकम ग्रुप के लिए बनाऊँ, लो लेवल इनकम ग्रुप के लिए बनाऊँ? तो मैंने कहा हाई लेवल ऑफ इनकम ग्रुप के लिए बनाऊँ. तो लो लेवल इनकम ग्रुप क्या होगी मेरी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So producer considers the opportunity cost at the time of production, at the time of allocation of resources. जब वो अपनी रिसोर्सेज को लगा रहा है, अब उसका तो दिल चाह रहा है कि वो अपनी लैंड पे ट्रेड टावर भी बना दे और अपार्टमेंट भी बना दे, लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज है. लैंड उसके पास एक ही अवेलेबल है, आइदर ही कैन कंस्ट्रक्ट ट्रेड टावर और ही कैन कंस्ट्रक्ट द अपार्टमेंट्स. तो अगर वो अपार्टमेंट को चूज कर रहा है तो ट्रेड टावर क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर है तो उसने कहा कि अपार्टमेंट्स के अंदर ज्यादा जो है वो फायदा है और अपार्टमेंट्स के अंदर वो ज़्यादा जो है प्रॉफिट है. तो ही इज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो उसने अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करे और उसने कहा कि मैं अमीर लोगों के लिए लग्जरियस अपार्टमेंट्स बनाऊंगा बिकॉज लग्जरियस अपार्टमेंट है वो एक्सपेंसिव है एंड हाई इनकम ग्रुप कैन बाय दीज
apartments or they can afford these apartments. तो मैंने simply high income group के लिए बनाया, तो जो low income group थी वो मेरे लिए क्या हो गई, opportunity. तो allocation of resources के अंदर हम क्या consider करते हैं कि what to produce, how to produce, whom to produce, simply. So producer considers the opportunity cost at the time of production of goods and the allocation of resources. Then we have consumer. और कंज्यूमर क्या करता है इकोनॉमी के अंदर, कंज्यूमर इज इन्वॉल्व इन दी कंजम्पशन, सिंपली वो गुड्स को और सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन इकोनॉमी, कंज्यूमर सिंपली कंज्यूम्स them. तो कंजम्पशन के टाइम पे वो यहाँ पे स्पेंडिंग करता है, वो खर्चा करता है इन ऑर्डर टू बाय गुड्स और इन ऑर्डर टू बाय सर्विसेज. तो कंज्यूमर जब कंजम्पशन के अंदर इन्वॉल्व है, स्पेंडिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ पे खर्चा कर रहा है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. तो अब फॉर एग्जांपल कंज्यूमर जब स्पेंड कर रहा होता है तो वो देखता है कि किस चीज़ के अंदर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है. फॉर एग्जांपल इफ अ कंज्यूमर wants to have a food, तो उसके पास ऑप्शन है कि he can have KFC और he can have McDonald's. दो ऑप्शन है इसके पास, KFC और McDonald's. If he chooses KFC, ठीक है, KFC अगर वो चूज करता है तो दिस इज नोन एज द चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड व्हाट ही फॉरगोज दैट इज मैकडॉनल्ड्स. तो मैकडॉनल्ड्स उसकी क्या बन गई बेटा, मैकडॉनल्ड्स विल बी नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इज इट क्लियर? एंड द थर्ड is गवर्नमेंट. अब जब बात करते हैं हम गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट किसके अंदर इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ना प्रोडक्शन कर रही है, गवर्नमेंट ना कंज्यूम कर रही है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इन दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग. नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग? गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है अपने ऊपर, नहीं. गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग दिस अमाउंट on the public in the form of public goods, in the form of economic development, in the form of improvement in the infrastructure, ये सारी चीजें. तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो टैक्सेस की अमाउंट को कलेक्ट करती है और जो बजट आता है, तो ये टैक्सेस की अमाउंट भी लिमिटेड है ना, कि इतना बजट है और इतने टैक्सेस हमने कलेक्ट करने हैं और ये दिस इज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, तो वो भी अमाउंट लिमिटेड है. अब इस टैक्सेस को जब स्पेंड करना होता है, तो एट द टाइम ऑफ स्पेंडिंग और द टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीजन कि वेयर टू स्पेंड दिस अमाउंट, तो ये डिसीजन मेकिंग के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर करती है, क्योंकि अगेन द अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज लिमिटेड. तो अब वो इस डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है और डिसीजन मेकिंग के अंदर कंसीडर करती है कि अब गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर खर्चा करे. अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट द पब्लिक हॉस्पिटल and government can also construct or build a public school. So for example, अगर government public hospital को choose करती है, this will be known as the choice of the government, और public school को वो यहाँ पे forgo कर रही है, so this is known as the opportunity cost considered by the government. अब सर ऐसा क्यों कर रही है, हॉस्पिटल बना रही है, स्कूल को फॉरगो कर रही है? पहली चीज तो ये कि बजट लिमिटेड है. दूसरी चीज यहाँ पे गवर्नमेंट देखिए किस चीज की ज्यादा नीड है. फॉर एग्जांपल इन एन इकोनॉमी देयर आर 15 पब्लिक स्कूल्स एंड देयर आर ओनली 2 पब्लिक हॉस्पिटल्स. तो अब यहाँ पे शॉर्टेज है हॉस्पिटल की, और ड्यू टू दिस डेस्परेट टाइम्स और इन द एनवायरनमेंट इन विच वी आर लिविंग कोविड के टाइम पे, तो पब्लिक हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है, और इस पैंडेमिक ने समझा दिया कि वी नीड health workers more than the other celebrities and all. So government ने consider किया and government start constructing the public hospital because उसकी need ज़्यादा है as compared to the public school. So government considers the element of need कि किस चीज़ की need ज़्यादा है, किस चीज़ का shortfall है, उसके ऊपर government spend करे. Then consumer क्या देखता है, consumer considers his satisfaction or her satisfaction. वो अपनी satisfaction देखता है कि किस चीज में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है. KFC में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, मैकडॉनल्ड्स में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, और इसकी अपनी विलिंगनेस है कि किस चीज के ऊपर स्पेंड करना चाह रहा है और क्या चीज उससे ज्यादा अच्छी लगी है. तो इस सेटिस्फैक्शन के कॉन्सेप्ट में आता है. सो कंज्यूमर कंसिडर्स द सेटिस्फैक्शन एंड द प्रोड्यूसर, प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर कंसिडर्स द प्रॉफिट at the time of allocation of resources.
जब वो रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा होता है, एट दैट टाइम ही डिसाइड्स कि वेयर टू एलोकेट और वेयर टू इन्वेस्ट। तो देखते हैं कि जिस चीज़ के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है, जिसके अंदर जल्दी पे बैक और ज़्यादा पे बैक है, उसके अंदर वो इन्वेस्ट करना पसंद करता है। So producer considers the amount of profit and while allocating the resources. Is it clear, बेटा? In detail हमने opportunity cost, how opportunity cost varies with the economic agent complete कर लिया. Is it clear? जी बेटा, उमर अहमद उस्मानी, is it clear? Yes, sir. आ जाए, आप दोबारा फर्स्ट लेक्चर पे चलते हैं. We are done with the factors of production. We are done with the concept of needs and wants और इसी के related topic था opportunity cost and how it varies with the economic agent. आपको क्यों कर रहा है प्रोड्यूसर? ताकि वो जनरेट कर सके रेवेन्यू. आज जो एक छोटा सा टॉपिक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू. लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू. जी बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू. What is the word revenue? What is the concept of revenue? First of all, we need to understand revenue है क्या. बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं आपको एक चीज बता दूं, एक क्लियर डिफरेंस बता दूं. एक वर्ड लिखा हुआ है सेल्स और एक वर्ड लिखा हुआ है सेल्स रेवेन्यू. सेल्स एंड सेल्स रेवेन्यू, व्हाट इज द डिफरेंस? सेल्स के आगे लिखा हुआ है 1000 और सेल्स रेवेन्यू के आगे लिखा हुआ है 1001. अब while solving the past period of accounts, while solving the past period of business studies, अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं. वर्ड सेल्स लिखा हुआ है. ये जो सेल्स है, ये सेल्स रेफर कर रहा है टू द यूनिट्स. ये सेल्स रेफर कर रहा है टू द क्वांटिटी सोल्ड बाय अ बिजनेस. तो खाली जो वर्ड सेल्स है, दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय द बिजनेस. तो ये जो 1000 है, दिस इज नॉट $1000, दिस इज नोन एज 1000 यूनिट्स. ये 1000 यूनिट्स हैं जो कि बिजनेस ने सेल करें. फॉर एग्जांपल, हम मोबाइल की बात कर लेते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चर की बात कर लेते हैं. तो अगर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, उसके आगे लिखा हुआ है सेल्स और आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1000. तो इसका मतलब ब्रैकेट में या कहीं भी लिखा हुआ है 1000. तो इट रेफर्स कि उस पर्टिकुलर मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने 1000 number of units sell करें in the market. This is not the amount of revenue. This is not the amount of money that they have earned and raised through the sales and the selling activity. सेल्स रेवेन्यू जो है, ये बात करता है बेटा अमाउंट की और ये बात करता है मनी की. दैट हाउ मच अमाउंट द बिजनेस हैज जनरेटेड थ्रू सेल्स. वो जो उन्होंने यूनिट्स बेचे उसके अगेंस्ट कितने पैसे उन्हें मिले. तो सेल्स रेवेन्यू का मतलब हमारे पास होता है कि अमाउंट ऑफ फाइनेंस दैट बिजनेस हैज जनरेटेड एंड रेज्ड थ्रू द सेल्स. ये डिफरेंस क्लियर होता है सबको? जी बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेल्स एंड सेल्स रेवेन्यू का डिफरेंस. जी बेटा, इज इट क्लियर? Everyone, is it clear? Yes, sir. Juvida, Ali Imran, Omar, Ahmad Usmani. Yes, sir. जी बेटा, आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा कि हाउ टू कैलकुलेट रेवेन्यू. रेवेन्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगा? Anyone? जी बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है. तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेवेन्यू? व्हाट इज द फॉर्मूला? एनी आइडिया? एनीवन?
selling price multiplied by number of units sold. This is the formula of calculating revenue. अब ये revenue calculation आपके पास टॉपिक ब्रेक इवन में भी आ सकती है एंड जनरल P2 के अंदर एग्जामिनर आपसे कह भी सकता है कि कुछ वैल्यूज गिवन हो उसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स एंड सेलिंग प्राइस गिवन है तो सिंपली बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड यू कैन कैलकुलेट द रेवेन्यू. अब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं कि एक यूनिट कितने का है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पर यूनिट, उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं विद द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल द सेलिंग प्राइस ऑफ वन यूनिट इज $10 and the business has sold 1000 number of units. तो 10 multiplied by 1000 आपके पास वैल्यू आ रही है 10,000. तो ये जो 10,000 है this is known as the sales revenue for a business. A business has generated $10,000 as a sales revenue through their selling activity or through their sales. अब ये जो $10,000 इसके पर्सपेक्टिव दो हैं. वैल्यू कितनी है 10,000. अब हमारे पास एक बंदा है who has produced and who has sold these number of units and the second person is known as the consumer जिसने ये buy करा. तो प्रोड्यूसर के लिए ये क्या है, प्रोड्यूसर के लिए दिस $10,000 इज नोन एज रेवेन्यू एंड कंज्यूमर के लिए ये जो है हमारे पास $10,000 दिस इज नोन एज एक्सपेंडिचर क्योंकि इसने खर्चा करा है $10,000 का तब जाके से ये 1000 यूनिट्स मिले. तो यहाँ पे जो कंज्यूमर स्पेंड करता है दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर और ये जो हम खर्चा करते हैं और प्रोड्यूसर को मिलता है और प्रोड्यूसर जो सेल्स कर कमाता है थ्रू आवर स्पेंडिंग दिस इज नोन एज द रेवेन्यू फॉर द प्रोड्यूसर. अमाउंट एक ही है $10,000 लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर इट इज नोन एज रेवेन्यू एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर इट इज नोन एज एक्सपेंडिचर. ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आ गया. और एक चीज और इसके अंदर अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो टोटल रेवेन्यू है दिस इज नॉट द प्रॉफिट, दिस इज नोन एज द सेल्स, दिस इज नोन एज द अमाउंट दैट इज जनरेटेड थ्रू सेल्स. ये टोटल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू द टोटल प्रॉफिट. अगर मुझे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, अब मेरे पास जो अमाउंट आएगी दैट विल बी नोन एज टोटल प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के टोटल रेवेन्यू जो है वो है $10,000 और रेवेन्यू जो जनरेट करा है हमने और उसके ऊपर जो कॉस्ट लगी है वो लगी है $5,000 की. जो भी कॉस्ट है हमारे पास फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट दैट इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो वो जो $5,000 है हमने वो लेस कर दिया. अब जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है $5,000 की दैट इज नोन एज द टोटल प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. तो बेटा यहाँ पे हम अपनी इस क्लास को मतलब एंड करते हैं और इस चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा कि वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, वी हैव कंप्लीटेड नीड्स, वांट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड हाउ इट वेरीज विद द इकोनॉमिक एजेंट. We discussed the factors of production plus the different types of capital input provided by the individuals into the business. हमने सारी चीज़ें कर ली. तो आप मुझे आप पूरा रिव्यू करके बताएं, मतलब यहाँ से देखें from the definition of business, factors of production, types of capital, needs, wants, opportunity cost, how opportunity cost varies with the economic agent and the concept of revenue. So I hope कि यहाँ तक सब कुछ clear होगा. Do you have any issue with anyone? कोई भी issue, कोई भी सवाल related to the last class, related to the today's class, I am available. I want all of you to first take the screenshot ले लें.
Give it. All of you have taken this screenshot. Jibita, are you all done with this screenshot? Ahmed, Ali Yes, Imran, sir. Umar, Salman, Suhaib. Yes, sir. अच्छा बेटा, I need all of you to be on time. ठीक है? I'm noticing that time का issue आ रहा है, punctuality issue आ रहा है हमारे पास. So be on time. ठीक है? Regular class हो रही है हमारे पास. तो 8 बजे please connect हो जाया करें. Later 8:05 it's ठीक है, it's also suitable. ये it's मतलब सही है, समझ में आता है कि 8:05 तक आप लोग connect हो रहे हैं. तो लेकिन ये जो 8:15 8:20 हो रही होती है तो लेक्चर स्टार्ट हो जाता है 10 to 12 मिनट. सो जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट होता है, द फाउंडेशन लेवल ऑफ दी लेक्चर, वो कंप्लीट हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं. तो प्लीज बी ऑन टाइम, बी रेगुलर. थैंक यू. इफ यू हैव एनी क्वेरी, आई एम अवेलेबल फॉर 2 to 5 minutes. अगर कोई सवाल, कोई क्वेरी है